हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाएंगे वीडियो ना कि व्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा MIT मणिपाल के बारे में, थोड़ी बहुत कोर्स करिकुलम के बारे में भी बताऊंगा। तो जितने भी फ्रेशर्स है कान खोल के वीडियो देख लेना। तो भाई देखो, तुम्हारे फर्स्ट ईयर में होते हैं 2 सेम, एक होता है फिजिक्स साइकिल, एक होता है केम साइकिल। जनरली माना जाता है कि जो केम साइकिल है इट इज़ मोर टफर देन फिजिक्स साइकिल, बिकॉज उस पर्टिकुलर साइकिल में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि तुम लोगों ने पहले नहीं पढ़े होते, एंड जिसकी वजह से मतलब कुछ लोग पढ़ लेते हैं, जैसे भाई PSUC हो गई जिसमें कोडिंग होती है, वो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ते। तो हाँ, उसकी वजह से वो साइकिल टफर माना जाता है। Some you know and some you don't. Don't blame me for being suspicious. But I see you. देखो, अगर अब मैं फिजिक्स साइकिल के बारे में बात करूँ, फिजिक्स साइकिल में होते हैं टोटल 6 सब्जेक्ट्स और 2 लैब। एक होता है EG लैब और एक होता है तुम्हारा वर्कशॉप। वर्कशॉप जो होता है कंपैरेटिवली काफ़ी चिल होता है। EG लैब में फर्स्ट सेम में तुम्हारा जब स्टार्ट होगा तब तुम्हें कुछ क्लासेस में क्वेश्चन करवाएंगे एंड बोलेंगे कि तुम रूम में जाओ, अपने हॉस्टल में जाओ, और फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन होमवर्क होता है तो वो करके तुम्हें सबमिट करना होता है। उसके बेसिस पे तुम्हें एवेलुएट करते। बट तुम जब सेकेंड सेम में जाओगे तो सेकेंड सेम में तुम्हें, मतलब हमारे टाइम पे ऐसा था, तुम्हारे टाइम पे चेंज भी हो सकता है, लेकिन सेकंड सेम में तुम्हें बेसिकली क्लास में वो 1-2 क्वेश्चन करवाएगा एंड बाकी तुम्हें क्लास में क्वेश्चंस करके उनको सबमिट करना होता है एंड उस बेसिस पे तुम्हें एवेलुएट करेंगे। बट देखो, वही केम साइकिल में होते तुम्हारे 3 लैब। एक होता है EVS लैब, एक होता है EG और एक होता है PSUC लैब। अब देखो, जिन लोगों ने पहले कोडिंग नहीं ली, 11-12 मेरा भी कोडिंग बैकग्राउंड नहीं था, मैंने इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस लिया था। लेकिन अगर कुछ लोगों की कोडिंग बैकग्राउंड होती है, जैसे C लैंग्वेज कुछ लोग पढ़ लेते, तो उनके लिए बेनिफिट होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लेना एंड उसकी प्रैक्टिस करते रहना। बट अब देखो, देखा जाए तो EVS लैब ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। उसमें तुम्हें कुछ करना नहीं होता, बेसिकली एक्टिविटीज़ होती है जो तुम्हें टाइम टू टाइम सबमिट करनी होती है, जिसमें तुम्हें सिर्फ रिपोर्ट बनाने होते हैं, जैसे वेदर रिपोर्ट। तुम जहाँ पे रहते हो तुम्हें वहाँ के वेदर कैसा लगता है और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। बेसिकली केस स्टडीज़ होती है कुछ चीज़ों की जो आप लोगों को बताना होता है उस रिपोर्ट में लिख के, एंड यू हैव टू सबमिट, दैट्स इट। देखो भाई, अब रही बात फिजिक्स साइकिल में वर्कशॉप के बारे में, तो वर्कशॉप में 3 चीज़ें होती है। एक तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, एंड तीसरा होता है वो होता है सिविल डिपार्टमेंट। तो सिविल डिपार्टमेंट और में तुम्हें थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है, बट रेस्ट ऑल अदर इज़ फाइन। बाकी वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और बहुत मज़ा आता है उसको करने में, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है। तो अगर मैं ओवरऑल लैब्स को सम अप कर लूँ तो सिर्फ PSUC लैब एक ऐसा लैब है फर्स्ट ईयर में जो कि थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले कोडिंग नहीं करी है। बट उसमें भी एक टिप बता दूँ तो रेगुलर इंटरवल बेसिस पे, जैसे तुम्हारा लैब है तो उसके पहले थोड़ा बहुत देख के चले जाना, तुम सीख जाओगे उसे एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू स्कोर। ओवरऑल लैब में काफ़ी आसान होता है स्कोर करना। PSUC एक ऐसा लैब है जिसमें बहुत सारे लोगों का बैक लग जाता है, तो उसका ध्यान रख लेना, रेस्ट ऑल इज़ फाइन। देखो गाइस, अगर अब मैं फिजिक्स साइकिल की बात करूँ तो फिजिक्स साइकिल में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें से पहला है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत आसान होता है, उसमें आर्टिकल वार्टिकल पढ़ने होते हैं, यू हैव टू आंसर इन द क्लास। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो रिव्यू देना होता है एंड एक प्रेजेंटेशन बनाना होता है। एंड दूसरा सब्जेक्ट आता है MOS मटेरियल ऑफ स्ट्रेंथ। वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, सिविल का सब्जेक्ट है वो। एंड अगर आपको 11-12 में मैकेनिक्स पसंद है तो MOS पढ़ने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा सब्जेक्ट है BME, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो इजी तो लगता है लेकिन पेपर करेक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है उसमें। तो अगर तुम डायग्राम वगैरह बना रहे हो तो उसमें बहुत डिटेलिंग करना उस डायग्राम में। चौथा अगर मैं बताऊँ सब्जेक्ट्स तो वो है BE, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50% से ज़्यादा लोग फेल होते हैं, हो भी चुके हैं लास्ट ईयर। एंड वो सब्जेक्ट कंपैरेटिवली बाकी अदर सब्जेक्ट से टफ़ है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्लास में 24 घंटे यार सुन के नोट्स वोट्स बना लेना, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू लाइक कंटिन्यूसली क्लास में ध्यान दो, नोट्स बनाओ, ये वो। लेकिन एग्ज़ाम के पहले जो चीज़ पढ़नी है और जो चीज़ नहीं पढ़नी है उसका ध्यान रख लेना। एंड बाकी इट इज़ नॉट दैट हार्ड कि तुम पास ही ना कर पाओ। सब्जेक्ट आसान भी होता है, कुछ लोग A ग्रेड भी ले आते हैं उसमें।
अब फिफ्थ सब्जेक्ट जो है, दूसरे सब्जेक्ट की बात करूँ तो वो है फिजिक्स। फिजिक्स उतना ज़्यादा हार्ड नहीं, डेरिवेशन एंड ऑल कर लेना ध्यान से। एंड या बाय द वे जो मेरे पीछे है वो वेणुगोपाल मंदिर है। बाय द वे मैथ्स के बारे में तो बताना ही भूल गया, मैथ्स 1 जो है 11 12 की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आती है, तो हार्ड नहीं है, वो हो जाता है। But I see you need something else than what you want. I wish you could see yourself just like I do. देखो भाई, रही बात मैथ्स की, फर्स्ट सेम में तुम्हें होता है मैथ्स 1, सेकंड सेम में होता है तुम्हारा मैथ्स 2। तो जो मैथ्स 1 जो होता है बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही होता है। सेकंड इसमें भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही होता है मैथ्स 2 में, बट वो उसमें डबल इंटीग्रेशन आ जाता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाता है, वॉल्यूम वगैरह आ जाता है। तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। पिछले साल आई मीन नॉट हमारा बैच, हमारे से पहले वाला बैच जो कोविड बैच था, उसमें 750 री रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे। तो मैथ्स 2 हार्ड तो है, बट ओवरऑल अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाता है। बाय द वे दिस इज़ MIT मणिपाल स्विमिंग पूल एंड दिस इज़ छोटू सा गार्डन। अगर आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह तो ये गार्डन आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं है तो फिर आप मेरे जैसे यहाँ आके वीडियो बना सकते हो। देखो भाई, अब बात करते हैं कैम साइकिल के बारे में। कैम साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो माना जाता है उसमें बहुत सारे लोगों की बैग लग जाती है, बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं बिकॉज उसमें कुछ सब्जेक्ट्स खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बिकॉज 11 12 में केमिस्ट्री किसी को पसंद नहीं आती, मुझे भी पसंद नहीं आई थी। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हालांकि कॉलेज में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं होती, मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, कोरोजन हो गया, ये सारे चैप्टर्स होते हैं। तो हाँ, उसमें 48 से लेके 42% लोग फेल हो जाते हैं, बट वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम लोग लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल मत पढ़ना। जिन लोगों ने लास्ट मोमेंट पे पढ़ा, बहुत लोगों ने रिग्रेट करा हुआ। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत पहले से पढ़ना होगा। देखो, हमारे टाइम पे 2 इन सेम हुआ करते थे और 1 एंड सेम हुआ करता था। ये 1 सेम की बात कर रहा हूँ, बट अभी से क्योंकि हम लोग कोविड बैच से थे तो हमारे लिए थोड़ा रिलैक्सेशन था, बट अब वो हटाया तो एक मिड टर्म होता है एंड एक एंड सेम होता है। मिड टर्म के लिए तुम लोग एग्ज़ाम के पहले पढ़ सकते हो केमिस्ट्री, बट एंड सेम के लिए एग्ज़ाम के जस्ट थोड़े दिनों पहले मत स्टार्ट कर देना केमिस्ट्री पढ़ना, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा थियरी और लास्ट में याद नहीं हो पाता एंड एवरीथिंग विल लाइक गो अप फ्रॉम योर हेड। तो हाँ, एंड और एक सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है केमिस्ट्री साइकिल में वो है BET, जिसमें अगेन वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है लेकिन सबके अलग अलग आंसर्स आते हैं उसमें, तो उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है एंड प्रैक्टिस भी लगती है। तो वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले हो जाता है, बट अगेन 50% लोग उसमें फेल हो जाते हैं। तो वो देख लेना, मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ा था एंड हाँ, हो गया था वो सब्जेक्ट मेरे से। दूसरा और एक सब्जेक्ट है जो बहुत इजी है, वो है कैम साइकिल में EVS। उसमें कुछ करना नहीं होता, केस स्टडीज़ होती है, पढ़ना होता है नॉर्मली स्लाइड्स, एक दिन पहले पढ़ के भी हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और एक जो बहुत अलग सब्जेक्ट है, जो काइंड ऑफ वियर्ड सब्जेक्ट है कैम साइकिल में, वो है बायो। अब बायो भाई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम अगर PDF और स्लाइड्स पढ़ के भी जाओ तो उसमें से आता नहीं है। हमारे टाइम पे एक इंसेम के टाइम पे वन ऑफ माय फ्रेंड जो पढ़ के गया था उसके 10 नंबर आए और मैं बिना पढ़ के गया था, मेरे 7 नंबर आ गए। तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो मतलब ये नहीं बोला कि पढ़ना छोड़ दो, ऑब्वियसली पढ़ो, लेकिन वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा बहुत ओवरऑल अगर तुम ऊपर से भी पढ़ लो और चीज़ों को जानो, लॉजिक लगाओ, तो वो सब्जेक्ट हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। कैम साइकिल में और एक सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वो है PSUC। तो वो सब्जेक्ट में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगेन जिन लोगों ने कोडिंग वगैरह नहीं पढ़ रखी ऑलरेडी, बट अगर तुम लोग ओवर द सेमेस्टर अगर तुम इफ़ यू प्रैक्टिस इट वेल, लैब के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने का ट्राई करते हो, तो इट्स नॉट दैट हार्ड। उसमें बेसिकली तुम जो PSUC लैब में करते हो, तुम्हें क्वेश्चंस मिलते, तुम उस चीज़ का कोड लिखते हो, बेसिकली वही चीज़ तुम्हें करनी होती है लेकिन पेपर पे करनी होती है। एक बुरी बात उसकी ये है कि भाई तुम जो कोड लिखते हो तुम्हें पता नहीं चलता वो सही है गलत है, बिकॉज कंप्यूटर में तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो वो कोड रन हो रहा है कि नहीं, बट पेपर पे तुम नहीं ट्राई कर सकते हो। तो अगेन उसके लिए प्रैक्टिस कर लेना एंड हाँ, दैट्स इट। बाय द वे, लैब के भी तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि लैब के एग्जाम्स नहीं होते, अब लेकिन वो बहुत इजी होते हो जाते हैं। वर्कशॉप में तुम्हें कुछ करना नहीं होता। ईजी में तुम्हारा फाइनल 40 मार्क्स का एग्जाम होता है, 60 मार्क्स तुम्हारे इंटरनल्स के होते हैं, तो इंटरनल में मैसअप मत करना, इट्स ईजी, हाथ के मार्क्स होते हैं, स्कोर अच्छे से हो पाएगा ईजी में। एंड PSUC लैब में अगेन यू हैव एंड सेम, तो उसमें परफॉर्म कर लेना बेटर हो जाता है। PSUC में तुम्हारा मिड टर्म भी होता है और एक एंड सेम भी होगा, तो दोनों हो जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड और कौन सा लैब आता है, और EVS लैब में तुम्हें प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड बस दैट्स इट, सबमिट करने होते हैं जाके एक बार में।
बाय द वे ये जो सामने दिख रहा है वो है प्रोफेसर्स की बिल्डिंग। तो प्रोफेसर्स को कैंपस के अंदर ही ऐसी एक लोकेशन अलॉट करती है, जैसे ये एक हो गई, फिर आगे भी इस साइड में और आगे तुम्हें और भी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। तो हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो प्रोफेसर के जाके उसको परेशान कर देना। बाय द वे तुम्हारे जो सारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो ई पैड पे होते हैं। तो ई पैड एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा बहुत यूज़ होने में टाइम लगता है। जब मेरा पहला एग्ज़ाम हुआ था मुझे वो यूज़ करना नहीं आता था। बहुत सारी चीज़ें तो मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, बट हाँ उसमें एक फिंगरप्रिंट वाली होती है। तो जब भी तुम एग्ज़ाम देने जाओ मेक श्योर 5 मिनट पहले वो बायोमेट्रिक या जो भी है फिंगरप्रिंट लगा के अनलॉक कर लेना। बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि तुम्हारे ई पैड चलते चलते बंद हो जाता है या फिर तुम्हारा जल्दी लॉगिन नहीं होता है, फिर तुम पैनिक कर जाओगे। तो जो ई पैड होता है एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले लॉगिन ज़रूर कर लेना। क्रेडिट सिस्टम के बारे में बात करूँ तो टोटल तुम्हें 26 क्रेडिट लगता है आउट ऑफ 46 क्रेडिट टू गेट इनटू नेक्स्ट ईयर। और जो क्रेडिट होता है बेसिकली तुम्हारे मैथ्स के 4 क्रेडिट कोर्स होते हैं, तुम पास होते हो तो वो तुम्हें क्रेडिट्स मिलते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके 3-3 क्रेडिट्स होते हैं। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश, उसके 2 क्रेडिट होते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री साइकिल में ईवीएस के 2 क्रेडिट होता है और लैब का 1-1 क्रेडिट होता है। और जो UHV CPI करके तुम्हें एक सब्जेक्ट होगा जो पता नहीं कहाँ से आया, गवर्नमेंट ने उसको बहुत फोर्स किया हुआ, तो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया गया बेसिकली वो सब्जेक्ट्स, तो उसके भी 1-1 क्रेडिट होता है। लेकिन वो बहुत चिल होता है, तुम्हें बस ऑनलाइन एक मीटिंग अटेंड करनी होती है, दैट्स इट। बेसिकली देखो, अगर मैं MIT की कोर्स करिकुलम स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो MIT में फेलिंग इज़ वे टू कॉमन। तो अभी तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, जब तुम्हारा 1 सेम होगा तो तुम्हें पता चलेगा। सो फेलिंग हियर इज़ नॉट अ बिग डील। बहुत सारे लोग होते हैं बाय गॉड्स ग्रेस, और मेरी मेहनत की वजह से मैं अभी तक तो फेल नहीं हुआ, बट हाँ होने के चांसेस होते हैं। तो लगे रहना, पढ़ना ज़रूर। एंड अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो देखो, सेम स्टार्ट होने के बाद तुम्हारे पास मस्ती करने के लिए स्टार्टिंग का 1 महीना होता है। बिकॉज तुम्हारे जब मिड टर्म के आसपास तुम्हारा पढ़ाई का प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि मिड टर्म आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग का जो 1 महीना होता है वो बहुत चिल होता है। फिर उसके बाद जब वो मिड टर्म वाला महीना आएगा तब तुम्हें थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे तुम्हारा मिड टर्म हो जाएगा फिर उसके बाद तुम्हारे असाइनमेंट्स, क्विजेस और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर उसमें भी तुम्हें टाइम नहीं मिलता, उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता, बोल रहा हूँ, हेक्टिक होता है। तो हाँ, फिर उसके बाद जैसे तुम्हारे मिड टर्म ख़त्म हो जाते हैं तो तुम्हारे टेस्ट क्विजेस के बाद फिर तुम्हारे एंड सेम का प्रेशर बन जाता है। तो अगर तुम्हें कोई भी एक्टिविटी ज्वाइन करनी है, तुम कोई भी क्लब्स में जा रहे हो, तो क्लब्स एज इन पार्टी वार्टी वाले क्लब्स नहीं, स्टूडेंट क्लब्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग का 1 महीना तुम्हें बहुत चिल होगा करने के लिए। आईना क्लब होता है, ड्रामेटिक्स क्लब होते हैं, जैसे नॉन टेक्निकल क्लब्स में आईना क्लब आता है। फिर उसके बाद अदा क्लब होता है, सिंगिंग के होते हैं, डांसिंग के होते हैं। तो वो बहुत चिल होता है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। एंड ओवरऑल बहुत सारे फ़न करना, मस्ती करना, चीज़ें एक्सपीरियंस करना, दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ घूमना, बीच चले जाओ घूमने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब हाँ, स्टार्टिंग का 1 महीना और फिर उसके बाद मिड टर्म के बाद जो 15 दिन वाला फेज़ होता है उसमें तुम बहुत सारी मौज मस्ती कर सकते हो। तो हाँ, बाय द वे देखो, अभी थोड़े टाइम में स्टूडेंट प्रोजेक्ट और बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल तो सीनियर और फ्रेशर्स इंटरेक्शन बैन है कैंपस में। मुझे बहुत सारे लोग मिले जो मेरी वीडियोस भी देखते हैं, अच्छा लगता है मिलके, बट हाँ उस चीज़ का भी ध्यान रख लेना कि कोई देख ना ले और गलत ना समझ ले, नहीं तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा। बट एनीवेज, रही बात स्टूडेंट प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्टूडेंट प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, स्टूडेंट प्रोजेक्ट ज्वाइन करना मतलब तुम्हें एक इंटरव्यू देनी होती है, तुम्हारे सीनियर्स बेसिकली हम जैसे लोग तुम्हारे इंटरव्यूज़ लेते हैं जो बेसिकली उस स्टूडेंट प्रोजेक्ट में है। जैसे TMR हो गया, टीम मणिपाल रेसिंग, फार्मूला मणिपाल हो गया, और ऐसे बहुत सारे बाकी के क्लब्स भी है एयरप्लेन्स को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। तो हाँ, उसमें तुम्हें इंटरव्यू देना होता है, फिर तुम्हारा टास्क फेज चलता है। वो टास्क फेज क्लियर होने के बाद तुम्हें रिक्रूट किया जाता है। तो हाँ, तो टास्क फेज में बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। बिकॉज अगर तुम स्टूडेंट प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हो तो तुम्हें रोज़ 6 से 8 अपना टाइम देना होता है। तुम्हें छुट्टियाँ नहीं मिलती, अगर तुम लेते हो तो तुम्हें सीनियर्स लोग जो है, बिकॉज वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो हाँ, 6 to 8 तुम्हें रोज़ वहाँ जाना होता है, तो इट गेट्स डिफ़िकल्ट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसका फ़ायदा तो है, ऑब्वियसली तुम अपने CV वगैरह में डाल सकते हो, बट हाँ इट गेट्स हेक्टिक। तो हाँ, दैट्स इट। तो अगर तुम कर पाते हो मैनेज तो ज्वाइन कर लेना। वैसे भी देखो, इंटरव्यू दे देना, टास्क फेज में देख लेना, तुम्हें समझ आएगा तुम मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, एंड फिर तुम्हें खुद से क्लैरिटी हो जाएगी। देखो भाई, अगर अब मैं बात करूँ तुम्हारे टेस्ट और क्विजेस के बारे में, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो होती है तुम्हारी लाइट हाउस मणिपाल एक वेबसाइट है, वहाँ पे तुम्हारी टेस्ट और क्विजेस वगैरह होते रहेंगे।
वो ऑनलाइन होती है तो तुम सारे दोस्त एक साथ मिल के कर सकते हो। हमारे टाइम पे हम 10-15 लोग एक ही रूम में बैठ के सब सॉल्व करते थे। मैथ्स की टेस्ट या कोई भी टेस्ट होती तो वो हो जाती है सॉल्व एक साथ। एंड प्रोफेसर्स को ये बात ऑब्वियसली पता होती है, बट उनको ऐसा लगता है कि इससे हमारी जो है स्किल्स डेवलप होंगी, कोऑपरेटिव हम बन जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं अच्छे से बिना लड़े झगड़े के, वो डेवलप हो जाती है। तो वो एक अच्छी बात भी है कि हाँ तुम्हारा इंटरेक्शन बढ़ता है। बट हाँ, तो वो अगेन ईजी होता है स्कोर करना, बिकॉज सब एक साथ बैठते हो, तुम गूगल करते हो, बहुत सारे करते हो। हालांकि मैं ऐसा एक्सपोज कर रहा हूँ, इससे मेरे को प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, बट हाँ दैट इज़ द ट्रूथ, ये होता है कॉलेज में। एंड बाकी अगर मुझे कोई पूछा जाए कि एंडसेम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, देखो भाई एंडसेम के लिए प्रिपेयर करना, रही बात मेरी, मैंने पूरा OSF से किया था। OSF और एक वेबसाइट है जिसमें तुम्हें सारी जो स्लाइड्स वगैरह दी जाती है अवेलेबल होती है, तो एक्सटर्नली नोट्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ले लिए हो तो कोई बात नहीं, अगले जब नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे तो बेच देना, काम आएंगे। एंड हाँ, तो टीम OSF पे सारे PDF असाइनमेंट्स वगैरह होती है, तो अगर तुम्हें पढ़ना है तो वहाँ पे तुम्हारे प्रोफेसर्स भी शेयर करते हैं PDF और स्लाइड्स बेसिकली, तो उससे तुम पढ़ लेना एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाती है वहाँ से। देखो भाई, अब और एक चीज़ देखो, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, तुम्हारा कॉलेज है। कॉलेज में आके चीज़ें चेंज हो जाती है। यहाँ पे स्कोर करना या फर्स्ट रैंक ले आना बहुत डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे जैसे ही पीयर ग्रुप होता है, तुम्हारे जैसे ही लोग होते हैं। तुमने जितने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करे, बाकियों ने भी उतने ही करे होते हैं। JEE मेंस में अगर तुमने फोड़ा, तुम आजू बाजू में देखोगे तुम्हारे साथ के बच्चों ने भी एग्ज़ाम्स फोड़े हुए होते हैं। CET में किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, 12th के बोर्ड्स ये वो। तो ओवरऑल कॉलेज में आके ऐसा कम्पीट मत करने लग जाना कि मैं बेस्ट हूँ, ये वो ये एक्सप्लोर करना। और बाकी अभी मैं कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा और उनको बोलूँगा तुम्हें टिप्स देने के लिए, तो उसके लिए वेट करना। अभी मैं अपने रूम जाऊँगा, अभी तो मैं गार्डन में आया था वीडियो बनाने के लिए। तुम्हें अब मैं ऐसे बंदे से मिलवाता हूँ जिसकी हम में से सबसे ज़्यादा CG उसकी 9 CG है, वैसे मेरी 7 है। ये रहा उसका कमरा। मिस्टर अर्नव गोयल, रूम में तो आने दे। ब्लॉग बना रहा है। हाँ ये क्या है, आंटी देख लो अर्नव को। ये पूछने आया हो, अगर तेरे को किसी फ्रेशर को टिप देनी होगी तो तू क्या देगा? टिप 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 भाई, मतलब यार पढ़ते मत बैठना इतना। साले की खुद की 9 CG आई है, दूसरों को बोल रहा है पढ़ो मत। भाई मतलब इतना भी नहीं पढ़ना। एक तो क्लब वगैरह इधर है, टेक्निकल क्लब वगैरह। हाँ, स्पेसिफाई करो नहीं तो पार्टी। टेक्निकल क्लब वगैरह वो सब ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छा एक्सपोजर है। थोड़ा ऐसा लगेगा बहुत काम करा तो, पर ठीक है। और सेकेंडली भाई मज़े करो, ज़्यादा पढ़ना मत ऑब्वियसली, पर थोड़ा पढ़ भी लेना। एक दिन लगता है, एक रात पहले, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो यार मज़े करो मणिपाल में। हाँ, वैसे एक रात पहले सब हो जाता है पढ़ के। कट टू उठना, व्लॉग बना रहा हूँ। लेग्स हुआ मेरा। हाँ तो लेग्स हुआ तो क्या। अच्छा एक बात बता, अगर तुझे किसी फ्रेशर को टिप देनी होगी तो तू क्या देगा? BET संभाल ले। BET संभाल ले। और क्या, ब्लॉक 6 ले लो भाई। ब्लॉक 6 ले लेना, बेस्ट हॉस्टल लाइफ मिलेगी। जो लोग भी ब्लॉक 6 में, एक बार अपना रूम नंबर बता देना। वैसे मेरा 220 था, इसका कौन सा 209। इसका दरवाजा अभी भी बंद नहीं होता। ब्लॉक 6 में भी बंद नहीं होता, कोई भी अंदर आ सकता है। टिप देना चाहोगे फ्रेशर्स को? बंदी बना लो, बंदी करो। बंदी बना लो पहले। हाँ। अच्छा फ्रेशर को अगर तू कोई टिप देना चाहेगा तो कौन सी टिप दे?